हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है साबा की, एक साधारण से शहर रंगपुर की उस लड़की की जिसके सपने छोटे थे लेकिन ज़िंदगी की चुनौतियाँ बहुत बड़ी। साबा की उम्र बस 22 साल की थी। वह लोकल स्कूल में टीचर थी जहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाती और उनके छोटे छोटे सपनों को सहारा देती। उसके घर में माँ, अब्बू और छोटा भाई रहते थे। अब्बू की छोटी सी कपड़े की दुकान थी जो दिन ब दिन घाटे में जा रही थी। माँ घर संभालती और साबा की तनख्वाह से ही घर का खर्चा चलता था। रंगपुर का माहौल ऐसा था कि हर कोई हर किसी को जानता था। अफवाहें तेज़ी से फैलतीं और इज्जत का सवाल हर फैसले में आ खड़ा होता। साबा ऐसी लड़की थी जो कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी। वह मुस्कुराकर बात करती लेकिन अंदर से बहुत संवेदनशील थी। स्कूल के बाद वह घर लौटकर अब्बू की दुकान पर मदद करती और भाई को पढ़ाती। उसके दिल में एक ख्वाहिश थी, किसी ऐसे साथी की जो उसके सपनों को समझे, परिवार का बोझ बांटे और उसकी इज्जत का ख्याल रखे। लेकिन वह कभी किसी को अपनी बात नहीं बताती थी। एक दिन स्कूल में फ्लड रिलीफ कैंप लगा। आसपास के गांवों में बाढ़ आई थी और कई बच्चे स्कूल में शरण लिए हुए थे। वहां साबा बच्चों को कपड़े बांट रही थी और उन्हें कहानियां सुना रही थी कि तभी एक लड़का आया। उसका नाम बिलाल था, 25 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वह शहर से वापस अपने नाना की प्रॉपर्टी देखने आया था लेकिन दिल से सेवा का काम करता था। वह कैंप में वॉलंटियर था, कंप्यूटर पर डोनेशन ट्रैक कर रहा था और बच्चों को टैबलेट पर पढ़ाई करवा रहा था। साबा ने पहली बार उसे देखा तो बस एक साधारण नज़र डाली, लेकिन जब बिलाल ने एक छोटे बच्चे को जिसका बैग बाढ़ में बह गया था अपना पुराना लैपटॉप देकर कहा, भाई यह ले लो, पढ़ाई मत छोड़ना, तो साबा का दिल थोड़ा सा पिघला। शाम को जब काम खत्म हुआ तो दोनों पानी का टैंक भरने में लगे। साबा ने हल्के से पूछा, आप शहर से आए हो ना, फिर भी यहाँ इतना समय क्यों दे रहे हो? बिलाल मुस्कुराया, दीदी घर तो सबका होता है, बस थोड़ी मदद करनी चाहिए ना। उसके बाद बातें बढ़ीं। अगले कुछ दिन कैंप में दोनों साथ काम करते। बिलाल साबा को बच्चों की डिजिटल क्लास सिखाता और साबा उसे लोकल संस्कृति के बारे में बताती। एक शाम बारिश हो रही थी, दोनों छत पर खड़े थे। साबा ने कहा, बिलाल भाई आपकी जॉब अच्छी है, फिर भी यहाँ क्यों? बिलाल ने गहरी सांस ली, अब्बू बीमार हैं, माँ अकेली हैं, पैसा तो कमा लेता हूँ लेकिन दिल को सुकून यही मिलता है। और आप, इतनी छोटी उम्र में इतना बोझ? साबा की आंखें नम हो गईं। परिवार ही सब कुछ है ना। अब्बू की दुकान डूब रही है, भाई का स्कूल फीस, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। उस रात पहली बार दोनों ने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए। अगले दिन से मैसेजेस शुरू हुए, साधारण से, आज स्कूल कैसा रहा? बच्चों ने नया सॉन्ग सीखा, लेकिन धीरे धीरे बातें गहरी हो गईं। बिलाल साबा की ताकत को देखता और सम्मान करता। साबा बिलाल की सादगी पर मुग्ध होती। कभी कभी साबा सोचती, काश ऐसा साथी मिले जो सिर्फ प्यार ना करे, जिम्मेदारी भी समझे। लेकिन वह कभी कुछ कहती नहीं। बिलाल भी चुप रहता, बस छोटी छोटी मदद करता। कभी अब्बू की दुकान के लिए ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम बनवा दिया, कभी भाई के लिए फ्री कोचिंग क्लास ज्वाइन करवा दी। रोमांस धीरे धीरे फूलने लगा। एक दिन साबा स्कूल से लौट रही थी तो बिलाल ने उसे पार्क में बुलाया। वहाँ एक साधारण सी चाय की दुकान पर दोनों बैठे। बिलाल ने कहा, साबा तुम्हारी मुस्कान देखकर लगता है कि दुनिया में अभी भी अच्छाई बाकी है। मैंने कभी किसी को इतना सम्मान नहीं दिया। साबा शर्माई, बिलाल तुम भी तो बस मदद करते हो, कोई बड़ा ख्वाहिश नहीं। लेकिन दोनों के दिल में एक एहसास जाग रहा था, प्यार नहीं, सम्मान और लगाव। साबा घर लौटकर रात को तकिए से लिपटकर सोचती, अगर अब्बू जान गए तो? बिलाल भी अपने कमरे में बैठकर सोचता, साबा का परिवार पहले, मेरी जॉब तो बाद में। लेकिन हकीकत ने जल्दी दस्तक दी। साबा की पड़ोसन आयशा, जो उसी उम्र की थी और बिलाल को देखकर जलती थी, ने एक दिन साबा के फ़ोन का स्क्रीनशॉट देख लिया। बिलाल का मैसेज, तुम्हारे बिना दिन अधूरा लगता है,
आयशा ने उसे एडिट करके एक और मैसेज जोड़ दिया, रात को मिलते हैं, कोई नहीं देखेगा। फिर उसने व्हाट्सएप स्टेटस पर फेक स्क्रीनशॉट डाल दिया। अगले दिन पूरा मोहल्ला गूंज उठा, साबा और बिलाल रात को मिलते हैं, इज्जत का सवाल है। अब्बू को जब पता चला तो उनका चेहरा उतर गया। बेटी, समाज क्या कहेगा, तेरी शादी का रिश्ता आया था रईस परिवार से, वो भी टूट गया। साबा रोई, अब्बू ये झूठ है, बस मदद की बात थी। लेकिन अफवाहें फैल गईं। स्कूल में प्रिंसिपल ने साबा को बुलाकर कहा, बेटी तुम्हारी इमेज खराब हो रही है, बच्चों के सामने सोचो। बिलाल की ऑफिस में भी खबर पहुंची। उसका बॉस बोला, बिलाल तुम्हारा प्रोजेक्ट विदेश का था, लेकिन अब लोकल क्लाइंट्स शिकायत कर रहे हैं। कैरेक्टर पर सवाल। बिलाल ने साबा को फ़ोन किया, साबा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये फेक स्क्रीनशॉट, मैं आयशा से बात करता हूँ। साबा का दिल टूट रहा था। पहली बार उसने बिलाल से कहा, क्या तुमने कभी। बिलाल चुप हो गया। विश्वास का छोटा सा दरार आ गया। अगले दिन आयशा ने और आगे बढ़ाया। उसने एक एडिटेड ऑडियो बनाया जिसमें बिलाल की आवाज़ में लगा था कि वह साबा से पैसे के लिए रिश्ता कर रहा है। पूरा मोहल्ला बिलाल को फ्रॉड कहने लगा। साबा के घर पर लोग इकट्ठा हो गए। अब्बू का दिल दौड़ने लगा। डॉक्टर ने कहा, हार्ट अटैक का खतरा है, तुरंत ऑपरेशन चाहिए, 5 लाख लगेंगे। साबा के पास पैसे नहीं थे। बिलाल ने सब सुना तो चुपचाप अपनी जॉब की सैलरी का आधा हिस्सा जो उसने विदेश जाने के लिए बचाया था, बैंक ट्रांसफ़र कर दिया। कोई शर्त नहीं, बस एक मैसेज, अब्बू का इलाज पहले, मैं यहाँ हूँ। साबा ने जब देखा तो उसकी आंखें भर आईं, लेकिन अफवाहें अभी भी थीं। उसने बिलाल से मिलकर कहा, तुम क्यों इतना कर रहे हो, मैंने तुम्हें शक किया था। बिलाल ने उसके हाथ थामे। साबा, प्यार में शक होता है, लेकिन सच्चाई सामने आती है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। दोनों ने मिलकर आयशा से बात की। आयशा पहले झुठलाई, लेकिन जब उसके अपने भाई को एक्सीडेंट हुआ और बिलाल ने रात भर अस्पताल में मदद की, तब आयशा का दिल पिघला। उसने रोते हुए कबूल किया, मैं जलती थी, बिलाल मुझे पसंद था, फेक स्क्रीनशॉट और ऑडियो मैंने बनाए, माफ़ कर दो। मैंने सोचा था साबा हट जाएगी, लेकिन अब देख रही हूँ तुम दोनों कितने सच्चे हो। आयशा ने खुद मोहल्ले में जाकर माफ़ी मांगी। उसने स्टेटस डाला, मैंने गलती की, साबा और बिलाल निर्दोष हैं, अफवाहों ने उन्हें परेशान किया। अब्बू ने जब सारी सच्चाई सुनी तो रो पड़े। बेटी, मैंने भी सोचा था गलत, लेकिन बिलाल ने बिना कुछ मांगे मेरी जान बचाई। माँ ने साबा को गले लगाया, बेटा सच्चा साथी वही जो मुश्किल में साथ दे। बिलाल ने अपना विदेश का ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा, साबा तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है, मैं यहाँ दुकान को ऑनलाइन कर दूंगा, साथ मिलकर चलाएंगे। साबा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बिलाल मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्यार इतना सच्चा और जिम्मेदार होगा। आयशा ने भी बदलाव किया। उसने स्कूल में वॉलंटियर काम शुरू किया और बच्चों को अफवाहों के नुकसान के बारे में पढ़ाया। कुछ महीनों बाद साबा और बिलाल की शादी हुई, सादगी से, परिवार के साथ। अब्बू की दुकान फिर से चल पड़ी। भाई अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। साबा अब स्कूल में बच्चों को सिखाती, अफवाहों से पहले सच्चाई जानो। सच्चा प्यार समाज के दबाव में भी टिकता है, लेकिन विश्वास और त्याग ही उसे मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि ज़िंदगी में रोमांस सुंदर है, लेकिन हकीकत की परीक्षा सबसे बड़ी होती है। जब कोई गलतफहमी या अफवाह फैलती है तो इज्जत, करियर, परिवार सब पर असर पड़ता है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे टूटते नहीं बल्कि और करीब आते हैं। गलती करने वाले को माफ़ करना और ख़ुद बदलना ही असली इंसानियत है। आयशा ने अपनी गलती मानी और सुधरी। अब्बू ने शक किया, लेकिन बाद में पछतावा किया और माना। साबा और बिलाल ने कभी हार नहीं मानी। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई गलत फहमी चल रही हो तो एक बार सच्चाई जानने की कोशिश ज़रूर करें। प्यार सिर्फ दिल की बात नहीं, जिम्मेदारी और विश्वास की भी है। जो भी इस कहानी से सीखा वह अपने जीवन में अपनाएं। कल फिर मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कल्चरल इरेशर एक ऐसा अमाल है जिसमें किसी कौम, कम्युनिटी या इंडिजिनस लोगों की ज़बान, रिवायत, दस्ताने और पहचान को धीरे धीरे मिटा दिया जाता है। ये प्रोसेस अक्सर कॉलोनियल हिस्ट्री, ग्लोबलाइजेशन, स्टेट पॉलिसीज़ और डोमिनेंट कल्चर्स के प्रेशर की वजह से होता है। दुनिया भर में ये मसला सिर्फ माजी का नहीं
बल्कि आज भी बहुत सी कम्युनिटीज़ इसका सामना कर रही हैं। इस ऐसे में हम समझेंगे कि कल्चरल इरेशर किस तरह इंडिजिनस ज़बानों, दस्तानों और कलेक्टिव आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले बात करते हैं ज़बान की। ज़बान सिर्फ कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं होती, बल्कि एक पूरी तहज़ीब का मरकज़ होती है। जब किसी इंडिजिनस ज़बान को ख़त्म होने के करीब लाया जाता है, तो असल में उस ज़बान के साथ जुड़ी हुई सोच, इल्म और तरीक़ भी ख़त्म हो जाती है। बहुत सी इंडिजिनस ज़बानों में ऐसे लफ्ज़ और कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो किसी और ज़बान में तर्जुमा नहीं किए जा सकते। मिसाल के तौर पर कुछ ज़बानों में फ़ितरत, नेचर के साथ रिश्ता इतना गहरा होता है कि हर छोटी चीज़ के लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ मौजूद होते हैं। जब ये ज़बानें ख़त्म होती हैं तो इंसानियत एक अनोखी सोच और पर्सपेक्टिव से महरूम हो जाती है। दूसरा पहलू दास्तानों और ओरल ट्रेडिशंस का है। इंडिजिनस कम्युनिटीज़ में कहानी सुनाने की रिवायत बहुत अहम होती है। ये दास्तानें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, बल्कि इनमें हिस्ट्री, मॉरल्स और कम्युनिटी के वैल्यूज़ छुपे होते हैं। कल्चरल इरेशर की वजह से जब लोग अपनी ज़बान छोड़ देते हैं तो ये कहानियाँ भी धीरे धीरे भूल जाती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि नए नस्ल अपने बुज़ुर्गों के तजुर्बे और हिकमत से दूर हो जाते हैं। ओरल ट्रेडिशंस का खो जाना एक ऐसी लॉस है जो किसी किताब या आर्काइव से पूरी तरह रिकवर नहीं की जा सकती, क्योंकि इनमें आवाज़, लहजा और कंटेक्स्ट का भी बहुत अहम रोल होता है। तीसरा और सबसे गहरा नुकसान कलेक्टिव आइडेंटिटी को होता है। कलेक्टिव आइडेंटिटी से मुराद एक कम्युनिटी की मुश्तरका पहचान है, उनकी ज़बान, रिवायात, मज़हबी या रूहानी अकीदे और सोशल प्रैक्टिसेस। जब कल्चरल इरेशर होता है तो लोग अपनी असल पहचान से दूर होते जाते हैं। वो डोमिनेंट कल्चर को अडॉप्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं ताकि सोसाइटी में एक्सेप्ट किए जा सकें। इस प्रोसेस को अक्सर असिमिलेशन कहा जाता है, लेकिन असिमिलेशन के नतीजे में लोग अपनी रूट्स भूल जाते हैं, जिससे उनमें एक आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा होता है। इस आइडेंटिटी क्राइसिस के साइकोलॉजिकल असरात भी होते हैं। बहुत सी रिसर्च ये बताती है कि जिन कम्युनिटीज़ ने अपनी ज़बान और कल्चर खो दिया है, उनमें डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम और सोशल डिस्कनेक्शन ज़्यादा होती है। जब इंसान को ये महसूस हो कि उसकी पहचान और तरीक़ की कोई कदर नहीं है, तो उसका अपने आप पर एतमाद भी कम हो जाता है। ये सिर्फ फ़र्द का मसला नहीं रहता, बल्कि पूरी कम्युनिटी को मुतासिर करता है। कल्चरल इरेशर अक्सर पावर इम्बैलेंस का नतीजा होता है। कॉलोनियल दौर में यूरोपियन क़वातों ने कई इंडिजिनस लोगों पर अपनी ज़बान और कल्चर थोपा। स्कूल्स में बच्चों को उनकी अपनी ज़बान बोलने पर सज़ा दी जाती थी। इस तरह की पॉलिसीज़ ने कई नस्लों तक लोगों को अपनी ज़बान से दूर कर दिया। आज भी कुछ मुल्कों में स्टेट पॉलिसीज़ या इकोनॉमिक प्रेशर्स लोगों को मजबूर करते हैं कि वो डोमिनेंट लैंग्वेज अडॉप्ट करें, जैसे इंग्लिश या नेशनल लैंग्वेज, ताकि उन्हें जॉब्स और एजुकेशन में बेहतर मौका मिल सके। ग्लोबलाइजेशन भी एक आम फैक्टर है। मीडिया, इंटरनेट और ग्लोबल कल्चर की वजह से एक यूनिफॉर्म लाइफस्टाइल प्रमोट हो रहा है। हॉलीवुड फिल्म्स, ग्लोबल ब्रांड्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स अक्सर लोकल कल्चर्स को ओवरशैडो कर देते हैं। नए नस्ल के लोग मॉडर्न और ग्लोबल कल्चर को ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं, जिससे वो अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से दूर होते जाते हैं। ये प्रोसेस धीरे धीरे कल्चरल डाइवर्सिटी को कम कर रहा है, लेकिन इस अंधेर मंजर के बावजूद कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इंडिजिनस कम्युनिटीज़ और एक्टिविस्ट्स अपनी ज़बान और कल्चर को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। लैंग्वेज रिविटलाइजेशन प्रोग्राम्स, कल्चरल फेस्टिवल्स और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए लोग अपनी रिवायत को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल्स में बाइलिंगुअल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है ताकि बच्चे अपनी मदर टंग के साथ साथ मॉडर्न लैंग्वेजेस भी सीख सकें। इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकती है। मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन डिक्शनरीज़ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए इंडेंजर्ड ज़बानों को रिकॉर्ड और शेयर किया जा रहा है। ये एफ़र्ट्स छोटे ज़रूर हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा हो सकता है अगर इन्हें सपोर्ट मिलता रहे। आखिर में ये कहना दुरुस्त होगा कि कल्चरल इरेशर सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का मसला नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत का नुकसान है। हर ज़बान, हर रिवायत और हर दस्तान एक यूनिक वर्ल्ड व्यू को रिप्रेजेंट करती है। जब हम इन्हें खो देते हैं तो हम अपनी कलेक्टिव ह्यूमन हेरिटेज को कमज़ोर कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम कल्चरल डाइवर्सिटी की हिफाजत करें, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के हुकूक का एहतराम करें और उनकी ज़बान और रिवायत को ज़िंदा रखने के लिए मिलकर काम करें।
यह सिर्फ एक कल्चरल या एकेडमिक इशू नहीं बल्कि एक इंसानी जिम्मेदारी है।